इसी महीने की शुरुआत में आए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों में 3 में भाजपा ने जीत दर्ज की। तीनों राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने बहुमत से ज़्यादा सीटें हासिल की। इन तीनों राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने बिहार में हुए जाति सर्वेक्षण के बाद इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। विपक्षी पार्टियों का दावा था कि जाति जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन नतीजा कुछ और ही आया। बीजेपी ने अपने वोट बैंक के अलावा बड़ी संख्या में ओबीसी वोट भी हासिल किया। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में भी इस बार ज़्यादातर सीटें जीती। वहीं मध्य प्रदेश में भी पार्टी को अच्छी खासी संख्या में ओबीसी समुदाय का वोट मिला। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की ज़रूरत जाहिर करते हुए कहा था, जब तक समाज में विषमता है तब तक सामाजिक न्याय की ज़रूरत है। 90 के दशक में मंडल आयोग ने क्षेत्रीय पार्टियों और जातिगत पहचान से जुड़ी राजनीति को पंख दिए। उत्तर प्रदेश और बिहार में आरजेडी, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टियों का कद बढ़ा। साथ ही छोटे छोटे जाति आधारित समूह भी पनपने लगे, जैसे अकेले यूपी में ही राजभर समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी, कुर्मी समुदाय की बात करने वाले अपना दल और निषाद समुदाय की आवाज़ उठाने वाली पार्टी का जन्म हुआ। ये छोटी पार्टियां मुख्यधारा के राजनीतिक दलों के लिए अहमियत रखने लगी। राजनीति की यह धारा 1990 के दशक में वीपी सिंह की सरकार में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात करने वाले वीपी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद शुरू हुई थी। ये वो समय था जब भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर अभियान पर जोर दे रही थी। इसे कमंडल की राजनीति कहा गया। वीपी सिंह के बाद आई हर सरकार ने आरक्षण का समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी भी हिंदुत्व की राजनीति को धार तो देती रही, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर पार्टी की राय अन्य पार्टियों के जैसी ही थी। साल 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार ने वीपी मंडल की अगुवाई में आयोग का गठन किया, लेकिन इसकी सिफारिशों को 10 साल बाद वीपी सिंह ने लागू करवाया। ये कहा जाता है कि वीपी सिंह ने चुनाव में ओबीसी वोट बैंक को अपनी ओर लाने के लिए इस आयोग की सिफारिशें लागू की। ये वो समय था जब बीजेपी वीपी सिंह की सरकार को समर्थन देने के साथ ही राम मंदिर अभियान पर भी जोर दे रही थी। वीपी सिंह के इस फैसले ने देश में नई ओबीसी लीडरशिप जरूर खड़ी कर दी, जो अगले 2 दशक तक भारत की सत्ता का अहम अंग बने रहे। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, उमा भारती, कल्याण सिंह, शिवराज सिंह चौहान, अशोक गहलोत और अन्य कई नेताओं ने यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार चलाई। धीरे धीरे बीजेपी में भी पीढ़ी का परिवर्तन हुआ। साल 2014 में ओबीसी समुदाय से आने वाले बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी इसके बाद चुनाव दर चुनाव बढ़त ही हासिल करती रही। 2019 में फिर से केंद्र में मोदी सरकार बनी और इस दौरान कई राज्यों में भी पार्टी ने भारी बहुमत के साथ सत्ता पाई। इसी साल बिहार में जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए गए और अब अगले महीने 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। बिहार के सर्वे में सबसे अधिक 36.1% आबादी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बताई गई। वहीं कुल हिंदुओं की संख्या 82% है। इसके बाद कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने देश भर में जातिगत गणना का मुद्दा उठाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस सर्वे का समर्थन करते हुए भारत के जातिगत आंकड़े जानने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रण है, जितनी आबादी उतना हक। ऐसा कहा जाने लगा कि बिहार में जातिगत सर्वे के आंकड़ों के सामने आने के बाद बीजेपी को चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है। जानकार इसे मंडल बनाम कमंडल राजनीति के दौर की वापसी के तौर पर देखने लगे। हालांकि लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहे जा रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों में ये मुद्दा बेअसर दिखा। उल्टे अपनी चुनावी प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, महिला और युवा। उन्होंने कहा कि जाति सर्वेक्षण के जरिए देश को बांटने की कोशिश हो रही है। इसके बाद जब बीजेपी ने इन तीनों राज्यों में सीएम और डिप्टी सीएम का चुनाव किया तो इसे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के जातीय मुद्दे को साधने की कोशिश के तौर पर देखा गया। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह जैसे दिग्गज नेताओं को चुनने की बजाय पार्टी ने मोहन यादव, भजन लाल शर्मा और विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री के पद दिए।
ओबीसी उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति का अहम हिस्सा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी के बीच एक मजबूत आधार बनाकर समाजवादी पार्टी और आरजेडी के यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन को पीछे छोड़ दिया है। साल 2019 में बीजेपी की जीत के पीछे यह वर्ग प्रमुख कारण रहा। मध्य प्रदेश में 50% ओबीसी मतदाता हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत में ओबीसी समुदाय के वोटरों की बड़ी भूमिका रही है। पार्टी ने यहां ओबीसी समुदाय के मोहन यादव को ही सीएम बनाया, लेकिन साथ में ब्राह्मण राजेंद्र शुक्ला और अनुसूचित जाति से आने वाले जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बना दिया। छत्तीसगढ़ में आदिवासी इलाकों में मिली बढ़त को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने इसी समुदाय के विष्णुदेव साय को सीएम पद दिया है। इसका फायदा पार्टी को ओडिशा और झारखंड में भी हो सकता है, जहां अच्छी संख्या में आदिवासी हैं और लोकसभा चुनाव के बाद यहां भी विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान में भी पार्टी ने ब्राह्मण सीएम के साथ राजपूत और दलित समुदाय से आने वाले 2 डिप्टी सीएम भी नियुक्त कर दिए हैं। मध्य प्रदेश हो या राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़, तीनों जगह चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई थी, लेकिन इन राज्यों में विपक्ष का उठाया जाति का मुद्दा रंग नहीं लाया। बीजेपी के नेतृत्व में पिछड़े समुदाय की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन पार्टी की राजनीति अभी भी हिंदुत्व आधारित ही है, यानी बीजेपी ने मंडल की राजनीति करने वालों के हाथ में ही कमंडल दे दिया है। विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए भले ही उत्साहजनक रहे हों, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में स्थिति यही रहेगी या विपक्षी गठबंधन बीजेपी का कोई काट निकाल पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। गोपाल जी गुप्ता, दस्तक लाइव न्यूज़।